नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पे आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोगों ने पंचायत म्यूनसिपैलिटी वगैरह देख लिया है और ये आपका सीरीज में है 18th वीडियो। ओके, इट विल बी 18th वीडियो, आई रिमेंबर, यस 18th ही होगा। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। आर्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक मेंशन किया गया। हम लोगों ने कई बार इसको डीएनए में कई बार डिस्कशन किया हुआ है, तो सारे के सारे चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुए हैं। इनसे रिलेटेड जो एंसिलरी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह, ईवीएम वीवीपैट, आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या इलेक्शन का प्रोसीजर, आरपीए एक्ट वगैरह, सब डीएनए वगैरह में किया गया है। ओके, यहाँ पे बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे और छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में बात करेंगे। ओके, पार्ट 15 के अंदर इसका मेंशन किया गया। ओके क्या हो गया सुरीली आवाज को? सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका काम क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भारत के अंदर कराना, हर लेवल पे, स्टेट और यूनियन के लेवल पे। ओके, बाद में आपका पंचायत लेवल तो बाद में ऐड होता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, उसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। लेकिन जो आपका स्टेट और यूनियन के लेवल पे करना है इलेक्शन, वो आपके ईसीआई ही करता है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक पार्ट कौन सा है, 15th पार्ट है। ओके, इसके अंदर पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी सब कुछ मेंशन किया गया। ओके, आर्टिकल 324 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट ये दिया गया है आपका सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन कंट्रोल एंड इलेक्टोरल रूल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस। ओके, सो दिस इज इट। इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शंस कराता है, तो 6 इलेक्शंस कराता है। ठीक है, 6 इलेक्शंस कराते हैं। पार्लियामेंट मतलब आपका लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, दोनों आ गया। ठीक है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो और आ गए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एसएल और एसएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, यहाँ पे असेंबली होना चाहिए था, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और फिर उसका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, 6 इलेक्शंस कराता है। अगर सिंपली अगर देखेंगे तो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शन कराता है। ठीक है, तो 4 6 जैसे भी आप लोग याद रखना है वैसे आप लोग याद करके रख सकते हो। ओके, इनिशियली इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। शुरू में सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हुआ करता था, जो कि 1950 से लेके 89 तक इसने वर्क किया, और फिर उसके बाद 1990 से लेके इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। ओके तब से आज तक ये क्या बोलता है, मल्टी मेंबर बॉडी ही है। ओके, कॉम्पोजिशन की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जितने और इलेक्शन कमिश्नर्स, अगर प्रेसिडेंट जितना चाहेंगे उतने लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो राइट नाउ 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स है। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है। ओके, सो इन सबको मिलाकर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हो जाते हैं। ओके प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद का मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेयरमैन की तरह एक्ट करता है, लेकिन अगर आप लोग को मैं बता दूं तो सबके जो पावर्स है वो लगभग लगभग सेम है, सबके पावर सेम है, किसी को भी अलग से नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी है, ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। आप ऐसे कह सकते हैं कि 3 मेंबर्स में से जो एक सुपीरियर वाला है वो आगे है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बाकी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स का पोजीशन है। ओके इसके अलावा प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। ओके, इलेक्शन पीरियड के समय पे इलेक्शन कमीशन से बात करके प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, आरसीज जिनको कहा था। सो जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जब डीसी बन जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब बन जाओगे, तो वहाँ पे आप इलेक्शन के दौरान आप आरसी बन जाते हो। ओके, बाहर से कोई अलग से व्यक्ति नहीं आता, आरसी ही बन जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आपको आरसी बना दिया जाता है टेम्पररी पीरियड के लिए। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी काम करते हो उस समय तक, और आपके आरसी का भी काम करते हो, रीजनल कमिश्नर का भी काम करते हो एज ए इलेक्शन बॉडी। ओके, नेक्स्ट इनकी सर्विस कंडीशन, इनका टेन्योर ऑफ द ऑफिस वगैरह जो है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मतलब रिकमेंडेशन पे डिसाइडेड है, उसी के उन्हीं के बेसिस पे ये किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, सेम स्टेटस, सेम सैलरी, सब कुछ पर्क्स एंड अलाउंसेस पाते हैं जितना कि आपके जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पाते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इन सब के इक्वल पावर्स होते हैं, इक्वल डिसीजन से लेने के सारे जो मैंने आपको बताया कि भाई सबका पावर इक्वल है, दे आर फर्स्ट अमंग द इक्वल्स वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम करता है। ओके, अगर वहाँ पे डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके बीच में
कास्टिंग वोट होती है, सॉरी कास्टिंग वोट नहीं होती, कास्टिंग वोट आपके पार्लियामेंट में होती है। यहाँ पे मेजॉरिटी वोट होती है। ओके, मेजॉरिटी वोट होती है मतलब आपके 3 में से अगर 2 जिसके साथ जा रहे हैं वो माना जाएगा। भले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बोल रहा है कि हाँ हमको ये करना चाहिए और बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भले ही यहाँ पे दिख रहा है कि सुपीरियर इसके आगे चीफ लगा हुआ है, लेकिन इसकी बात नहीं मानी जाएगी, काट दिया जाएगा। ओके और उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ओके जो मेजॉरिटी रहेगा उसी की बात मानी जाएगी। ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ ईसीआई, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए और मोस्टली आप लोगों को आइडिया भी होगा। तो फर्स्ट है ये टेरिटोरियल एरिया जो आपके डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इसको क्या बोलते हैं डिटरमाइन करके देता है, वो एक्चुअली में ग्राउंड पे लाने का काम करता है आपका ईसीआई, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट मैंने बताया था कि हर सेंसस के बाद बनाना होता है। इसमें क्या होता है कि डिलिमिटेशन क्या आता है, अलग अलग पूरे 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 के पूरे भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है, बड़ी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आपके पार्लियामेंट का हिस्सा बनता है, ठीक है। सो ये डिलिमिटेशन कमीशन एक रिपोर्ट में देता है, ठीक है, लेकिन उसको ग्राउंड पे जो मतलब काम करने का काम होता है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ओके, नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इलेक्टोरल रूल्स वगैरह बनाना, उसको समय समय पे रिवाइज करते रहना, नए लोग जो है उनको ऐड करना, पुराने लोग जो नहीं है उनको निकालना, ये सब काम ये करता है। इलेक्शन का शेड्यूल वगैरह डिसाइड करना ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है। रिसीव्स एंड स्क्रूटिनाइजेस नॉमिनेशन पेपर्स, जो कि कैंडिडेट्स वगैरह जो इलेक्शन के लिए आने वाले हैं उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह होते हैं उसको वो लेता है, उसको स्क्रूटिनाइज करता है, उसके अंदर कोई गलत वगैरह चीज़ होगी तो वापस से कैंडिडेट के पास बोलता है कि भाई कैंडिडेट उसको ढंग से बताओ। ओके, रजिस्टर करता है आपके पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको इलेक्शन सिम्बॉल्स प्रोवाइड करता है, उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टी का जो दर्जा देने का काम है ये पॉलिटिकल पार्टीज को देने का काम भी यही करता है। ओके, इस साल आपके एक नेशनल पार्टी ऐड हो चुकी है, आपकी आम आदमी पार्टी जो है वो आपकी ऐड हुई है नेशनल पार्टी के रूप में। सो आप लोग नेशनल पार्टी वाले कॉन्सेप्ट को याद कर रहे हैं, हम लोग डीएनए में डिस्कस किया था, कभी और वापस से प्रीलिम से पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट आप लोग को उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसको अपने तरफ से रेडी रखिएगा। ओके नेक्स्ट इनके डिस्प्यूट्स वगैरह जो आपका इसने प्रोवाइड कर दिया, आपके इलेक्शन सिंबल्स वगैरह उनको रिकॉग्निशन वगैरह दे दिया, पार्टी सिंबल्स वगैरह भी देने का काम इसने कर दिया। उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होती है पार्टीज के बीच में कि भाई ये जो सिंबल है ये मुझे मिलना चाहिए था, उसको मिल गया, या ये मेरा सिंबल है उसका सिंबल नहीं है, ऐसे ऐसे, तो वो सारा का सारा जो इश्यूज होगा वो सारा का सारा कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है, ठीक है। ईसीआई के पास ये अधिकार है कि ईसीआई उसके अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट इलेक्टोरल अरेंजमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह आती है तो उसके अंदर ऑफिसर्स को अपॉइंट करके उसके बारे में इंक्वायरी कराने का भी अधिकार इसी के पास है। मतलब इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद ऐसे कोई इश्यूज वगैरह आते हैं तो ये वहाँ पे ग्राउंड पे ऑफिसर्स वगैरह को अपॉइंट करेगा जो कि इस डिस्प्यूट के अंदर तहकीकात करेंगे और रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंश्योर करता है कि पूरे के पूरे भारत में अच्छे तरीके से लागू किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अच्छे तरीके से लागू किया जाए, कैंडिडेट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के आए हैं उन सब के ऊपर अच्छी तरीके से लागू किया जाए, किसी के साथ कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए और कहीं पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन भी नहीं होना चाहिए। ओके, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को ये एडवाइस करता है इन केस अगर कोई मेंबर आपका, जैसे प्रेसिडेंट को कब करेगा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कोई केस आ गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन प्रोसीजर है ये गलत तरीके से हुआ है, ये डिस्क्वालीफाई होने के काबिल है, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट जी इनसे मांग करता है कि भाई बताइए आपको क्या लगता है ऐसा सच में है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट देता है, अपनी बात बताता है कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा लगता है कि इनको निकाल देना चाहिए, किसी काम के नहीं है। ओके, ऐसे ये गवर्नर के लिए भी करेगा अगर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कुछ काम उनके रिलेटेड कोई भी उनके इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज वगैरह आते हैं तो गवर्नर को भी एडवाइस करने का काम ये करते हैं। ओके, ये इलेक्शन मशीनरी को सुपरवाइज करते हैं सो एज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट पोल्स को ये किसी भी समय पे कैंसिल कर सकते हैं अगर इनको लगता है कि भाई अगर इस इलेक्शन के अंदर कोई भी रॉन्ग डूइंग्स हो रही है, कुछ भी इरेगुलरिटीज रिगिंग वगैरह कोई भी ऐसा इश्यूज वगैरह बूथ कैप्चरिंग जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस वगैरह की जा रही है तो वो इलेक्शन को उसी समय पे कैंसिल कर सकता है, एक सेक्शन का भी कैंसिल कर सकता है, पूरे के पूरे स्टेट का भी कैंसिल कर सकता है, पूरे के पूरे देश का भी कैंसिल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है इन केस अगर स्टेट कोई प्रेसिडेंट रूल के अंदर है तो अगर प्रेसिडेंट रूल के बाद
जब खत्म होने को आ जाता है तो प्रेसिडेंट जनरली पूछते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि भाई अब आप यहाँ पे इलेक्शन करा सकते हो कि आगे इसको प्रेसिडेंट रूल हम लोग कंटिन्यू करें। आगे जब प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू करने की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा जाता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप यहाँ पे कर सकते हो इलेक्शन। अगर वो बोलता है हाँ कर सकते हो तो फिर प्रेसिडेंट रूल क्या बोलता है इलेक्शन के बाद रिवोक कर दिया जाता है। अगर नहीं कर सकता तो प्रेसिडेंट रूल आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ओके, सो आपके 24 ये मैंने आपको बता दिया इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द कंट्री बोलता है, ये आपका इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करता है। भारत भर में एक जनरल इलेक्टोरल रोल आपके बनाने का, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक जनरल इलेक्टोरल रोल है। हालांकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है उनका अपना होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक अलग होगा, इनका अलग होता है। ओके, स्टेट और सेंट्रल जो इलेक्शंस है उसके लिए आपका यही रोल जो आपका ईसीआई बनाता है वही यूज होता है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कराता है आपका पंचायत और म्यूनसिपालिटीज का, उसका अलग इलेक्टोरल होता है जैसे मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे सेपरेटिस्ट काइंड ऑफ जो प्रैक्टिसेस थे उसको पूरी तरीके से पहले ही डिस्कार्ड करके रखा है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह कराए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने अकॉर्ड किया है इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन इन द मैटर ऑफ इलेक्टोरल रोल। जो मैंने आपको बताया भाई एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे यहाँ पे है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो एडल्ट हो चुका है 18 ईयर्स के थ्रेशोल्ड को पास कर चुका है तो वो सीधा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब इलेक्शन में वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर उसको स्टैंड करना है इलेक्शंस वगैरह के लिए तो उसका वो लोकसभा के लिए आएगा तो लोकसभा के क्राइटेरिया एज का, और राज्यसभा के लिए रहेगा तो राज्यसभा के क्राइटेरिया एज का। ओके, 25-30 वगैरह। ओके, इलेक्शंस एडल्ट फ्रेंचाइजी वो जो मैंने आपको बता दिया ये आपका 21 से 18 ईयर्स का दिया गया था, पहले 21 हुआ करता था। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको 18 ईयर्स का दिया गया था। इसके अलावा पार्लियामेंट चाहे तो इलेक्टोरल रूल्स, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, अदर कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स वगैरह के ऊपर अलग से प्रोविजंस वगैरह बना सकती है, ठीक है। इसीलिए आपके पार्लियामेंट ने 2 एक्ट पास किए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरपीए एक्ट 1950 और आरपीए एक्ट 1951, ठीक है। सो आपका जो आरपीए एक्ट 50 है उसके अंदर क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर्स, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी और एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइमरी जो चीज़ें होती है उसको यहाँ पे ऐड किया गया, मोस्टली जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें होती है वो यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है। और आरपीए एक्ट 1950 के अंदर क्या किया गया है, आपका मशीनरी से रिलेटेड जो आपकी पूरा का पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो देखा जाता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डीलिंग विद द इलेक्शन, इलेक्शन ऑफेंसेस, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, बाय इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन, ये सब कराया जाता है आपके आरपीए एक्ट 1951 के हिसाब से। ओके, सो आप देख सकते हैं जो आपका जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो ग्राउंड लेवल का जो काम होता है वो आपके इसमें किया जाता है, और जो इलेक्शन से रिलेटेड जो काम होता है वो इस आरपीए एक्ट के तहत होता है। ओके, नेक्स्ट फाइनली देखते हैं कुछ लिमिटेशन और फ्लॉज वगैरह दिए गए हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, उनको देख लेते हैं और फिर वाइंड अप करेंगे। जो आपके अदर थिंग्स इलेक्शन कमीशन से जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग जो मैंने आपको जैसे बताया कि आपका नेशनल पार्टीज कौन कौन सी होती है और आपके ईवीएम वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो डीएनएस वगैरह में कवर की जाती है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं। ओके, सो कमीशन के बारे में लिमिटेशन ऑफ फ्लॉज क्या है। फर्स्ट, क्वालिफिकेशन कोई मेंशन नहीं किया गया, कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया, इतना 10वीं पास होना चाहिए, 5वीं फेल होना चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं। लीगल एजुकेशन किसी भी तरीके का कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ यही मेंशन किया गया भाई इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये एक तरीके से आपके गवर्नमेंट एंटिटी की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। जो आपका गवर्नमेंट इन द पावर रहती है वही इनको अपॉइंटमेंट वगैरह करती है। ओके, इसी के साथ साथ मेंबर्स जो है उनका टर्म ऑफ टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन में कोई डिफाइन वगैरह नहीं किया। जो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका 6 साल का है। ओके, बाकी इनका कोई भी डिफाइन नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट, इलेक्शन कमिश्नर अगर रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद ये किसी और जगह पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई भी मनाही नहीं की गई है। ओके, इसके ऊपर कोई भी लॉ भी नहीं बनाया गया है, इनको डिबार नहीं किया गया कि भाई आगे चल के काम करो। तो फिर सीधी सी बात है भाई, आप इलेक्शन कमिश्नर हो के अगर आपने आपको लगता है कि हाँ आगे मेरे इलेक्शन कमिश्नर के पद से निकलने के बाद कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं मेरे, तो कुछ अच्छा फेवरेबल काम बायसनेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स इन द पॉलिटिक्स। आज तक खत्म नहीं किया जा सका है, आज तक इतना काम करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना जी तोड़ मेहनत किया है लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ओके, आप ये देखिए, इलेक्शन दिल्ली इलेक्शन गोली मारो लॉन्चिंग
नमो टीवी, ऐसे ऐसे चीज़ें ये सब हो चुकी है आपके यहाँ पे कि नमो टीवी के लॉन्चिंग पे गोली मारना, ये सब चीज़ें बहुत सारी ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं आपके पॉलिटिक्स के अंदर, जिसको आप लोग मतलब जानते भी होंगे और आप लोग सुना हुआ वगैरह भी होगा कि जैसे आपके एक बहुत ही बड़े अभी जो नेता है, एक समय आपके आईटी मिनिस्टर हुआ करते थे रविशंकर प्रसाद जी, आप उनको बिहार में गोली मार दी गई थी पटना में, वो इलेक्शन के क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं स्पीच दे थे, उनको गोली मार दी गई थी अपोजिशन पार्टी की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती रही हैं हमारे यहाँ पे। अब तो ये सब चीज़ें एकदम नेग्लिजिबल हो गया है, एकदम बहुत ही रेयर होता है। मार पिटाई तो वगैरह तो हमारे यहाँ पे आज भी चला आ रहा है, धीरे धीरे करके लोग हम लोग सभ्य हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, स्टेट मशीनरी का बहुत अच्छा उपयोग करती है वहाँ की गवर्नमेंट्स, और ऐसा कर सकते हो पॉलिटिकल मतलब क्या कर सकते हैं, बायसनेस वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो स्टेट मशीनरी है उसको तो वो किसके अधीन आती है, आपके स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है। तो जनरली इट इज़ सीन कि आपके इलेक्शन से पहले ना जो आईएएस आईपीएस वगैरह होंगे, उन लोग को अलग अलग जगह पे बार बार उनका जो क्या बोलते हैं पोस्टिंग होता है वो चेंज कर दिया जाता है अपने मर्जी के हिसाब से। स्टेट गवर्नमेंट अपने मर्जी के हिसाब से चेंज करते हैं, सब लोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट उनके फेवर में कोई रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अगर कोई आईएएस आईपीएस उनके फेवर का होगा तो वो क्या करेंगे कि जनरली जहाँ जहाँ उनके जो इंपॉर्टेंट पद वगैरह होंगे, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह होंगे, वहाँ पे उनको खड़ा कर देंगे कि भाई आप जरा देखिए, आप अच्छे तरीके से करा लेंगे। ओके, नेक्स्ट, ईसीआई के पास इतने पावर्स वगैरह नहीं है कि वो पार्टीज को किसी तरीके से रेगुलेट कर सके। पार्टीज के अंदर इंटर पार्टी डेमोक्रेसी, सॉरी, या पार्टी के अंदर जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो सब मेंटेन करने की बात हो, ये सब भी एनफोर्स करने के कोई भी ताकत नहीं है। अभी आप सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, अभी रिसेंटली कांग्रेस पार्टी में आपके कितना 35 40 साल के बाद आपके यहाँ पे वहाँ पे प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन किया गया, मतलब इंटर पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। सो वहाँ पे पार्टी का प्रेसिडेंट की जो पद है वो आज तक सिर्फ और सिर्फ हेरार्किकल रूप से चला आ रहा है, मतलब पुश्तैनी रूप से चला आ रहा था। मेरे पिताजी थे, मेरे माता जी हुई, ऐसे ऐसे करके वो तब से चला ही आ रहा था। एक मतलब फैमिली के वजह से एक फैमिली के अंदर ही ट्रांसफर किया जाता है। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी जैसा कुछ था ही नहीं, अभी जाके उसको कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ईसीआई तो तब से है, ईसीआई तो कब से है, ठीक है। तो तब से लेके आज तक वो ऐसा एनफोर्स करा ही नहीं पाया। एक पार्टी की एग्जांपल दे रहा हूँ जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्टी है, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से इतना साल से, तो इसीलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। और कोई ऐसा मेरा कोई जाति मामला नहीं है, झगड़ा वगड़ा नहीं करना मुझे। ओके, नेक्स्ट, इम्प्रेशंस ऐसे लग रहे हैं कि भाई आपके क्या बोलते हैं जो एग्जीक्यूटिव दबाव है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। सिंस ये एक तरीके से डिपार्टमेंट की तरह काम करता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो इसी तरीके से इनके ऊपर बहुत दबाव वगैरह, इनका इलेक्शंस वगैरह भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो जाए, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह नहीं मेंशन किया गया, किस कैसे क्या करना है वो सब का भी क्राइटेरिया वगैरह मेंशन नहीं किया गया। तो एक तरीके से देखा जाए कि एग्जीक्यूटिव चाहे तो अपने बेसिस पे इसको कुछ ना कुछ मोल्डिंग वगैरह कर सकती है। सही है गलत है बाद में देखा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, नॉन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन ऑफ सीईसी, जो मैंने आपको बताया भाई इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट वगैरह हो रहा है, आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है, इन सबके जो अपॉइंटमेंट वगैरह हो रहा है वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट कर रही है तो फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को रख सकती है कि नहीं। इसके अलावा ईवीएम का माल फंक्शनिंग से रिलेटेड इश्यूज वगैरह हो रहा है, हालांकि इसको हम लोगों ने बाइकआउट कर दिया, ये सब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो इसको हम लोग वापस देखने वाले नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसको कई बार हमने डिस्कस किया कि इसको हम लोगों ने लाया था कि भाई हमारे यहाँ से जो ब्लैक मनी का फ्लो वगैरह है उसको कम करने के लिए, लेकिन अब ब्लैक मनी का फ्लो ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई और बढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अंदर जो ओपिकनेस का क्लॉज था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, ठीक है। सब डीएनएस में डिस्कस किया गया है। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम में, तब तक कैसे पढ़ते हैं, थैंक यू मैच, चलिए।